तो स्टूडेंट्स, हमने अगले क्लास में ख़त्म किया था सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक क्या है कवि के लिए? कवि ने हमारे देश के बारे में बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो आज हम आए हैं और एक कविता को लेके जिसका नाम है वे आंखें। ये जो आंखें हैं, ये आंखें क्या क्या करवाते हैं हमसे, या क्या क्या हम करते हैं इस आंखों के जरिए, ये यहाँ पे हमारे कवि ने बोला है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमें जाना है कवि के बारे में। कवि के बारे में जानना है तो कवि जो है, उनका जो प्रसिद्ध जो नाम है वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत उनका फेमस नाम है, या फिर हम लोगों ने छद्म नाम के बारे में पढ़ा, ये उनका नाम है। उनका जो असली नाम है वो है गोसाई दत्त। उनका असली नाम क्या है? गोसाई दत्त। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को, जैसे कि हम लोगों ने सबसे खतरनाक में भी, पाश में भी हम लोगों ने पढ़ा कि पाश उसका छद्म नाम है और फेमस नाम है, वैसे ही हमारा जो ये सुमित्रा नंदन पंत है, उसका असलियत का जो नाम है, जो प्रकृत नाम है, वो है गोसाई दत्त। उन्होंने जन्म लिया है 1900 में, पूरा 1900 में उन्होंने जन्म लिया है। और फिर उसको कौसानी जिला, कहाँ पे, किस जिला पे? अल्मोड़ा उत्तरांचल उन्होंने जन्म ग्रहण किए हैं। उन्हें बहुत सारे उन्होंने रचनाएं भी की है। वो रचना हम देखते हैं क्या है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगबानी, ग्राम्या, चिंदवड़ा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि, ये सब उनका रचनाएं हैं। फिर उनको बहुत सारे सम्मानों से भी सम्मानित किए गए थे। हम थोड़ा देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण भी उनको मिला है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की है और फिर उनको बहुत सारे सम्मानों से भी सम्मानित किए गए हैं। और उनका जब देहांत होता है तब 1977, यानी वो 77 तक वो बचे थे, है ना। उसके बाद छायावाद। छायावाद ऐसा होता है कि एक छाया की तरह, जो असली में वो बोलना चाहते हैं लेकिन एक छाया के तौर से, एक घेराव के तौर से वो बोलना चाहते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है छायावादी कवि। छायावाद के महत्वपूर्ण संत सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चित्रे कवि है। और हाँ, छायावाद और को कहते हैं जो प्रकृति का कवि है। ये जो हमारे सामने जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में ऐसे बहुत सारे उपादान हैं जिससे हम एक कला का निर्माण कर सके, कविता का निर्माण कर सके, हम वेरियस चीजों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये प्रकृति का एक चित्र कवि है हमारे ये सुमित्रा नंदन। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया था। हाँ, हिंदी कविता को, प्रकृति को, हिंदी कविता में, हिंदी कविताएं बनते थे लेकिन उसका जो सब्जेक्ट होता था वो अलग से होता है। तो हिंदी कविता में प्रकृति भी एक एलिमेंट हो सकता है, प्रकृति भी एक उपादान हो सकता है जिससे हिंदी कविता लिखी जा सकती है। ये जो कल्पना है, ये किसके मन में पहले आया? हमारे सुमित्रा नंदन के मन में पहले आए। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के आंतरिक संबंध का दस्तावेज है। उन्होंने उनका जो कविता है दोनों को मिलाया है। ये जो इंसान है, ये जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य है और दूसरी तरफ जो प्रकृति है, ये एक्चुअली दोनों एक के साथ, एक ना पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है। ये मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है ना। ये प्रकृति में हम जीते हैं, तो प्रकृति और इंसानों में क्या मतलब जो एक रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन को कवि ने अपने कविता में डाला है। फिर देखो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। उन्होंने कहाँ पढ़ा, ये भी हम लोगों को जान लिया है कि शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कौसानी में, फिर उच्च शिक्षा बनारस में और इलाहाबाद में हुआ। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और फिर जब वो बड़े होते रहे, बड़े होते होते उनका जो मुलाकात हुआ हमारे महात्मा
गांधी से। और महात्मा गांधी का तब क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश के विरुद्ध इस देश को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसमें जो बानिया हमारे महात्मा गांधी के थे, उसमें हमारे जो कवि है सुमित्रा नंदन, वो आकृष्ट हुए और बीच में ही पढ़ाई छोड़ के असहयोग आंदोलन में अपना कारनामा वहाँ पे शुरू किया। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे और फिर खुद से स्वतंत्र मतलब अलग से अपना स्टाइल से वो अपना कविता या फिर अपना लेखनी लिखते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। ये जो चित्रकार जो अद्भुत फीलिंग्स है, ये जो प्रकृति को एक दूसरी तरह से देखने का जो मिजाज है, जो मानसिकता है, वो बहुत अलग है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में जलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें, यहाँ पे जो कविता लिखे हैं उन्होंने, इसके बारे में बोला गया है, ऐसे भी कविताएं लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम, मैंने बोला था कि प्रकृति का ही एक अंग है मनुष्य, तो इस मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो मिलाव है उसको लेकर फिर उन्होंने लिखा मानव तुम सबसे सुंदरतम। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपॉफ नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। उन्होंने एक पत्रिका के साथ अपना जीवन को भी व्यतीत किया, जिसका नाम है रूपॉफ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पंत जी की जो भाषा है वो भी बहुत ज्यादा सरल और सहज है, ताकि हर कोई वो समझ सके। इनके रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुए हैं, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। उन्होंने अपना जो भाषा होता है, जो लैंग्वेज होता है अपना लेखनी में, वो उस भाषा का उन्होंने खुद से ही नाम दिया, जो नाम है चित्र भाषा। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। ब्रज भाषा, ब्रज यानी जिस एक जगह है जिसमें ब्रज के जो आदिवासी होते हैं वहाँ पे रहते हैं, और ब्रज के आदिवासी जिस भाषा में बात करते हैं उसे बोलते हैं ब्रज भाषा। और खड़ी बोली यानी मिक्स जो भाषा है उसको भी उन्होंने अपनी कविताओं में डाला। तो अभी उसके बाद ये हम लोगों ने कवि के बारे में जान लिए। अभी हम कविता को पढ़ेंगे और कविता के बारे में विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कवि ने उनके कविता वे आंखें में क्या बोलने की कोशिश की है। तो चलो हम कविता में जाते हैं। वे आंखें। अंधकार की गुहा से रेखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रुदन। वो स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वो खिसका। लहराते हुए खेत दंगों में हुआ बेदखल वो अब जिनसे, हंसती थी उनके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से। आंखों ही में घूमा करता वो उनकी आंखों का तारा, कारकुने की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न वैच की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुपती वो कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर,
देख रेख के बिना दूध मही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खेर पेर की जूती जोड़ू, ना सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़की की सुध कर, सांप लौटते फटी छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गर्व वो चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। तो ये है हमारी कविता। अगले क्लास में हम इस कविता का विश्लेषण करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अब तक के लिए जितना भी मैंने होमवर्क दिया, आपने तो अभी तक एग्ज़ाम के बाद भी एक भी होमवर्क नहीं दिया। तो एग्ज़ाम से पहले यानी आपने जिस दिन मुझे वो होमवर्क भेजा था, तब से लेकर आज तक जितना भी हुआ है वो मुझे आज 10 बजे तक चाहिए, नहीं तो मुझे कंप्लेंट करना पड़ेगा मैनेजमेंट में। सॉरी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।